Very good afternoon to one and all. I welcome you all to this YouTube live lecture on the Supreme Court of Judicature at Fort William. So let me begin with a brief background of why the Supreme Courts were created and what was the other related miscellaneous clauses that were included in the Act of 1773. So let's begin with the background. The display of wealth by the ex-servants of the company, along with the news of famine in Bengal, led the British public to suspect that there was something wrong in the system of administration of Bengal. ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे सर्वेंट्स इंडिया में काफी लंबे टाइम पीरियड से काम कर रहे थे और ये देखा जा रहा था कि इंडिया में कुछ टाइम काम करने के बाद यहाँ पर से जाने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स जो हैं अपने देश लौटने के बाद बहुत सारा डिस्प्ले ऑफ वेल्थ उनकी तरफ से देखा जाता था या ये देखा जाता था कि वो बहुत सारी प्रॉपर्टी वगैरह में इंडल्ज कर रहे हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स की लॉयल्टी और उनकी ऑनेस्टी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स ऑलरेडी ब्रिटेन में उठ रहे थे कि ऐसा क्या हो रहा है इंडिया में जाकर के इतना क्विक वेल्थ वो लोग जो है अर्न कर लेते हैं। उसके अलावा बंगाल में हम 1770 में देखते हैं कि बहुत बड़ा फेमाइन देखने को मिला बंगाल में, जिसकी वजह से बहुत सारे बंगाली पॉपुलेशन की डेथ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे सिस्टम में कुछ ना कुछ गलत नजर आता है, क्योंकि बंगाल एक ऐसा प्रोविंस था जो कि बहुत ही प्रॉस्परस रीजन था जहाँ से रेवेन्यू बहुत अच्छा आया करता था, और अचानक जब ये एरिया डिसइंटीग्रेशन की तरफ बढ़ता है, वहाँ पर खाने की कमी पड़ जाती है, जबकि वहाँ पर काम करने वाले लोग जो है वापस जब अपने देश लौट रहे हैं एज पार्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, वो लोग बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ जीने लगते हैं। तो इंग्लिश ओपिनियन वाज आल्सो इन फेवर ऑफ पार्लियामेंट्री इंटरफेरेंस इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज को लेकर काफी सारे क्वेश्चन मार्क्स ऑलरेडी थे। इसके अलावा वहां की पार्लियामेंट ये चाह रही थी कि कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी को बेटर कंट्रोल किया जाए ताकि वहां पर जो है इंडिया में सिचुएशन बेहतरी की तरफ मुड़े। द कंपनी ऑल्सो बैक द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर अ लोन। ये भी देखा जा रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाँ जो सिविल सर्वेंट्स थे वो बहुत लग्जूरियस लाइफ जी रहे थे, लेकिन इन टोटलिटी ईस्ट इंडिया कंपनी खुद जो है वो ब्रिटेन की गवर्नमेंट से, वहाँ के पार्लियामेंट से लोन की रिक्वेस्ट करती है कि हमारी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही और हमें लोन की रिक्वायरमेंट है। तो एक तरफ कंपनी लोन डिमांड कर रही है क्योंकि वो अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा पा रही, और ये देखा जा रहा है कि उसी कंपनी के सर्वेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा सिचुएशन को क्वेश्चनेबल बनाती थी। The House of Commons also appointed a select committee and a secret committee to inquire into the state of affairs in Bengal. तो इन सभी कारणों के चलते हुए ब्रिटेन में एक सेलेक्ट कमिटी को यही इंटेंशन के साथ बनाया गया ताकि वो बंगाल में होने वाली जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है, उसको इंक्वायर करें और ये देखें कि एक्चुअल कॉज बंगाल के डिसइंटीग्रेशन का क्या है और क्या वहाँ पर वाकई में भुखमरी जो फैली है उसका कारण जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज हैं या नहीं है। तो ऑल दीज सर्कमस्टेंसेज लेड द पार्लियामेंट टू एनैक्ट द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये सारी चीज़ें बहुत सारी फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से देखी गई, जिसकी वजह से एक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ब्रिटेन की पार्लियामेंट जो है वो पास करती है, जिसमें की रिफॉर्मेशन की बात करी जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी में भी और ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नेंस जो इंडिया में उस टाइम पीरियड में एग्जिस्टेंस में थी उसमें भी। तो मेजर प्रोविजंस इस रेगुलेटिंग एक्ट के क्या क्या थे? अंडर द न्यू अरेंजमेंट्स ओनली 1/4 ऑफ द डायरेक्टर्स, that is 6 in the number, were to retire in rotation every year. The directors therefore were to hold office for 4 years. तो जितने भी पहले के टाइम पीरियड में इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पास होने से पहले हर साल सारे के सारे 24 डायरेक्टर्स जो है वो बदले जाते थे, लेकिन अब नए प्रोविजन के अनुसार उनमें से सिर्फ 1/6 जो है वो बदले जाएंगे और बाकी वही पुराने लोग रहेंगे। इसके पीछे इंटेंशन ये रखी गई थी ताकि जो डायरेक्टर्स हों वो लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हुए जो है वो फैसला लें।
जब कोई डायरेक्टर या ग्रुप ऑफ डायरेक्टर जो हर साल बदले जाएंगे, तो वो लोग एक ही साल के लिए सोच के अपनी पॉलिसीज बनाएंगे और ये सोचेंगे कि अगले साल तो पता नहीं हमारी जगह कोई और होगा, तो हम क्यों नेक्स्ट ईयर के लिए सोचे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इसलिए ताकि कुछ परमानेंसी जो है वो डिसीजन मेकिंग में देखी जाए, इसी वजह से ये नया एक चीज जो है रिफॉर्मेशन जो है वो डाला गया था कि अब से हर साल जो है सारे डायरेक्टर्स चेंज नहीं होंगे और सिर्फ 1/6 जो है वो उनका जो है बदलाव जो है वो किया जाएगा। तो सारे डायरेक्टर्स 4 साल के लिए उनका जो टर्म ऑफ पीरियड रखा गया वो 4 years रखा गया। The Regulating Act restricted the voting power only to those shareholders who had a stock of €1,000 instead of 500 as thereafter. तो इससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट से पहले जितने लोग ईस्ट इंडिया कंपनी में 500 यूरो से ऊपर के शेयर रखते थे वो सब डायरेक्टर की वोटिंग में पार्टिसिपेट किया करते थे। लेकिन 1773 के बाद इसका अमाउंट बढ़ा दिया गया ताकि जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं उनका डिसीजन मेकिंग में दखल अंदाजी जो है वो बंद हो जाए और बेटर वोटर्स जो है वो हो सके। फर्दर द एक्ट टाइटन द कंट्रोल एंड होल्ड ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी। इस एक्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर और टाइटर कंट्रोल रखने की भी प्रोविजन रखा गया और वो कंट्रोल वहां पर एक सुप्रीम कोर्ट बनाने की बात करी गई कि भाई कैलकाटा में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाए जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स की फाइनेंशियल मिसहैंडलिंग को भी देखा कि भाई वहां पर के कोई भी ऐसा इंग्लिश सिविल सर्वेंट नहीं है जो किसी करप्शन में इन्वॉल्व हो। इस तरह की अगर एक्टिविटी वो करता है तो सुप्रीम कोर्ट में उसको पनिश किया जा सकता है। The Regulating Act empowered the Crown of England to create by means of a royal charter the Supreme Court of Judicature at Calcutta. तो इसी इंटेंशन के साथ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बेटर कंट्रोल किया जा सके, उसके सिविल सर्वेंट्स को बेटर कंट्रोल किया जा सके, रॉयल चार्टर के थ्रू एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर कैलकाटा में बनाया जाना था। इस रेगुलेटिंग एक्ट में इस सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से बनेगा, उसमें कौन कौन जजेस का काम करेंगे, उसकी क्या क्या जुरिस्डिक्शंस होंगी, ये सारी चीजें रेगुलेटिंग एक्ट में इन ब्रीफ मेंशन कर दी गई थी ऑलरेडी। द एक्ट स्पेसिफाइड द लाइंस ऑन विच द चार्टर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज टू बी इशूड। तो पूरे सुप्रीम कोर्ट के चार्टर में क्या क्या चीजें होंगी, किस किस लाइंस पे सुप्रीम कोर्ट, किस किस आधार पे सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा, क्या पावर एंड अथॉरिटी उसको डेलीगेट की जाएगी, ये सभी डिस्कशन जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट में डीपली डिस्कस किया गया और उसके बाद उसको जब इनैक्ट किया गया तो उसी अनुसार बाद में 1774 में कैलकाटा में सबसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाता है। द रेगुलेटिंग एक्ट लेड डाउन दैट द सुप्रीम कोर्ट वुड कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड 3 other judges, all of whom were to be appointed by the crown. They were to hold office during the pleasure of the crown. तो ये जो नया सुप्रीम कोर्ट बनना था इसमें एक चीफ जस्टिस और उसके अलावा 3 और जजेस का प्रोविजन रखा गया। सभी चारों जजेस का अपॉइंटमेंट क्राउन द्वारा होना था और उन क्राउन की ही मर्जी से उनको उस पोस्ट से हटाया जा सकता था। ऐसा इसलिए रखा गया क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बनने से पहले कैलकाटा में मेयर कोर्ट हुआ करते थे, तो मेयर कोर्ट में जितने लोग जजेस थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स ही हुआ करते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स ही जब जज होंगे तो उसमें जिन लोगों की कंप्लेन आ रही है वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पार्ट थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने ही लोगों के खिलाफ कोई कंप्लेन क्यों सुनेगी। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट बन रहा था तो उसमें ये प्रोविजन रखा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस यहाँ पर जजेस की अपॉइंटमेंट में नहीं रखा जाएगा, ताकि सुप्रीम कोर्ट टोटली फ्री एंड फेयर जजमेंट जो है वो कर सके। Each of the judges was to be a professional lawyer, being a barrister of at least 5 years standing. तो हर जो सुप्रीम कोर्ट में जितने लोग एज जज जिनको पोस्ट किया जाएगा उन सभी के पास प्रॉपर लीगल लॉ डिग्री होनी चाहिए along with 5 years of experience। ऐसा इसलिए करा गया था क्योंकि अब तक इंडिया में जितने भी जो कोर्ट्स बने उनमें ज्यादातर लोग जो है जो जज बनाए जाते थे वो मर्चेंट्स ही हुआ करते थे, जिनके पास कोई भी प्रोफेशनल नॉलेज अपने सब्जेक्ट की, अपने एरिया की लॉ की जो है वो बिल्कुल भी नहीं थी। तो जजमेंट बेटर हो, अच्छा हो, इसी वजह से प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स को ही इस बार मतलब जब सुप्रीम कोर्ट बने तो उनमें जुडिशरी में उन्हीं लोगों को इन्वॉल्व किया गया जिनके पास लॉ की डिग्री हो और अलोंग विद उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 5 साल का।
The Supreme Court was to enjoy a very wide jurisdiction. It was authorized to decide civil cases. It was also authorized to administer justice in criminal cases as well. तो सुप्रीम कोर्ट को jurisdiction में सिविल जस्टिस दिया गया along with criminal justice. उसके अलावा एडमिरलिटी और एस्केलेटरल jurisdiction भी सुप्रीम कोर्ट के उसमें jurisdiction में इंक्लूड किया गया था. एडमिरलिटी ज्यूरिसडिक्शन से यहाँ मतलब है कि समुद्री रास्ते पर सी पर होने वाले क्राइम्स को भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो डील करता था. अब सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन अगर हम एरिया वाइज देखते हैं तो दो एरियाज में सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन अलग अलग बाइफरकेट किया गया था. एक किया गया था कैलकाटा के लिए और एक किया गया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा रीजन के लोगों के लिए. The jurisdiction of the court was limited in respect of the persons to whom it was to apply. The jurisdiction of the court was to extend to all British subjects residing in Bengal, Bihar and Orissa. बंगाल, बिहार और उड़ीसा में रिसाइड करने वाले वो लोग जो कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हुए हैं या जिनके ऊपर डायरेक्ट रूल है क्राउन का, उन सभी को सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में रखा गया. All of His Majesty's subjects residing in Bengal, Bihar and Orissa. His Majesty's subjects और British subjects में कई सारी जगहों पर सुप्रीम कोर्ट के चार्टर में कंफ्यूजन मतलब जो पूरा का पूरा टर्मिनोलॉजी है वो वेल डिफाइंड नहीं था. इसी वजह से हिज मैजेस्टी सब्जेक्ट्स और ब्रिटिश सब्जेक्ट्स में किसी किस्म का डिस्टिंक्शन हम नहीं देखते हैं. इसलिए ये ए और बी पॉइंट्स ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी की स्टेज पर है कि जो भी लोग बंगाल, बिहार, उड़ीसा में रहते थे और वो डायरेक्ट रूल में आते थे हिज मैजेस्टीज के, उन सभी लोगों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन अप्लाइड था. All persons employed by directly or indirectly in the service of the company or of His Majesty's subjects. ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करने वाले डायरेक्टली पेड लोग और ईस्ट इंडिया कंपनी में इनडायरेक्टली पेड लोग, ये सभी लोग भी सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आएंगे, वो जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के रहने वाले हैं. The court was also authorized to hear and determine any suit or action by any of His Majesty's subjects against any inhabitant of India residing within the provinces of Bengal, Bihar and Orissa if there was a contract or agreement in writing between the said inhabitant and His Majesty's subject. इंडिया में जितना भी इलाका ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आता था उन सभी इलाकों का कोई इनहैबिटेंट रहने वाला व्यक्ति अगर कैलकाटा, बिहार, बंगाल और उड़ीसा रीजन के किसी व्यक्ति के साथ कोई लीगल एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो वो व्यक्ति भी सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आएगा. In the agreement, the said inhabitant agreed that in case of a dispute, the matter would be heard and determined in the Supreme Court, and the cause of action exceeded 500 rupees. तो 500 रुपए से ऊपर तक के केसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, उससे नीचे तक के केसेस जो है लोअर अदालत में सुने जाएंगे. इस तरह का प्रोविजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में एरिया वाइज रखा गया था. The Supreme Court was declared to be ineligible to hear and try any indictment or information against the Governor General or any member of the Council in case except treason or felony. Supreme Court गवर्नर जनरल के खिलाफ कोई केस नहीं सुन सकता था. गवर्नर जनरल अगर किसी ये देखा जाता गवर्नर जनरल या उसके काउंसिल मेंबर्स विद्रोह की उसमें केस में उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में ये लोग नहीं आएंगे. अगर बहुत सीरियस मैटर है जैसे धोखाधड़ी या इस तरह का तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में मतलब गवर्नर जनरल एंड काउंसिल को बहुत हद तक सुप्रीम कोर्ट की पहुंच से बाहर ही रखा गया था. The Governor General, members of the Council and the judges of Supreme Court were to be immune from arrest or imprisonment at the hands of Supreme Court. तो गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल मेंबर्स को सुप्रीम कोर्ट अरेस्ट नहीं कर सकता था, इम्प्रिजनमेंट की सजा भी उन्हें नहीं दी जा सकती थी. The act directed that the charter to be issued by the king establishing the Supreme Court was to contain provisions allowing appeals to the king in council from the decisions, judgments or determinations of the Supreme Court under such conditions and circumstances as were thought reasonable and proper by the crown and laid down in the charter. सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से अगर कोई पर्सन कोई पार्टी खुश नहीं है तो ये भी प्रोविजन रखा गया था कि वो फर्दर अपना केस किंग इन काउंसिल को डिसीजन मेकिंग के लिए बाय द परमिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट
फर्दर आगे किंग इन काउंसिल को भी भेजा जा सकता है। इस तरह के केसेस में कुछ पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो रखी गई थी कि क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा सिविल मैटर्स में, क्रिमिनल मैटर्स में, और किंग इन काउंसिल कहाँ तक जिम्मेदार होगा इस तरह के केसेस को डील करने के लिए। हम देखते हैं लेजिस्लेटिव अथॉरिटी रेगुलेटिंग एक्ट में किसको दी गई थी। The Governor General and Council at Fort William in Bengal were empowered to make such rules, ordinances, and regulations for the good order and civil government of the settlement of Fort William and other factories and places subordinate as they deemed to be just and reasonable. इससे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पहले प्रेसिडेंसीज के गवर्नर एंड काउंसिल जो भी अपनी प्रेसिडेंसी के लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाते थे, उनको सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को उन्हें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से प्रॉपर परमिशन रिटर्न में लेनी होती थी, तभी वो उनकी प्रेसिडेंसी में वो कानून वो लागू कर सकते थे। अब ये वाला जो नया चार्ट, ये जो एक्ट पास होता है 1773 का, इसके बाद के टाइम पीरियड में गवर्नर जनरल एंड काउंसिल जो कि फोर्ट विलियम में थे, उन सभी को ये पावर दी गई कि वो अपने इलाके के लिए कोई भी रूल, ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन जो कि अच्छी गवर्नमेंट के लिए उस टाइम पे नीडेड हो वो बना सकते हैं। अपनी सबॉर्डिनेट फैक्ट्रीज के लिए भी बना सकते हैं, और उनके लिए कंडीशन क्या होगी कि ऐसे लॉज जो हैं, ऐसे रेगुलेशंस, रूल एंड रेगुलेशंस जो हैं वो लॉजिकल हो, और उसके अलावा इंग्लिश किंगडम के खिलाफ कुछ भी ना हो उनमें, ऐसा कुछ रीजनेबल होना चाहिए इस तरह के लॉज को, और इंग्लिश किंगडम के खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता है। None of the laws so framed by the Governor General and Council was to be valid or of force or effect until it was registered and published in the Supreme Court of Judicature. तो गवर्नर जनरल जो भी और उसके काउंसिल मेंबर जो भी रूल एंड रेगुलेशंस बनाएंगे, उसको इफेक्ट में लाने के लिए उन्हें पहले उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर और पब्लिश कराना होता था। उससे पहले वो लोग उस कानून को इफेक्ट में नहीं ला सकते थे। The new procedure was designed to obviate the long delays which were necessarily involved in the securing consent of the company's directors from England to any proposed piece of legislation under the arrangements made by the Charter of 1753. At the same time, the Supreme Court an effective check on hasty legislation was also provided for. तो इस वाले 1773 के एक्ट के बाद ये कोशिश करी गई कि जल्दबाजी में कोई लेजिस्लेशन, कोई रूल एंड रेगुलेशन पास ना हो, प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू ही वो इफेक्ट में आए। The Governor General, members of the Council and judges of the Supreme Court were prohibited from receiving presents or engaging in private trade. तो सुप्रीम कोर्ट में जितने 4 जजेस थे टोटल, उन चारों जजेस को ये अलाउड नहीं था कि वो प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व हो। उसके अलावा वो किसी भी इंडियन किंगडम से, किसी भी इंडियन पर्सन से कोई भी प्रेजेंट नहीं ले सकते थे, अदरवाइज उनको वो एक पनिशेबल ऑफेंस था। कोई पहले के टाइम पीरियड में ये देखा जाता था कि अक्सर बहुत सारे लोग जो है इंडियन पॉपुलेशन जिनका केस जजेस डील करते थे, वो कुछ ना कुछ जजेस को एज गिफ्ट जो है वो दिया करते थे। तो इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए और फ्री एंड फेयर जजमेंट हो, इसलिए जजेस के ऊपर प्रतिबंध था कि वो कोई भी प्रेजेंट रिसीव नहीं कर सकते किसी भी इंडियन किंगडम और पर्सन से। इसके अलावा प्राइवेट ट्रेड में भी वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि अक्सर ये भी देखा जाता था कि प्राइवेट ट्रेड में जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं उनका कहीं ना कहीं पैसे को लेकर डिस्प्यूट जो है वो लोगों से हो जाता है। नो ऑफिसर सिविल और मिलिट्री वाज टू एक्सेप्ट प्रेजेंस फ्रॉम एनी नेटिव प्रिंस और पावर। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा कोई व्यक्ति और इवन ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई जुड़ा व्यक्ति भी, उनके ऊपर भी ये प्रतिबंध था कि वो नेटिव प्रिंस, किसी भी राजा से, नेटिव राजा से या पावर अथॉरिटी से कोई गिफ्ट नहीं लेंगे। रेवेन्यू कलेक्शन में जो लोग इन्वॉल्व होंगे वो प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे। The Court of King's Bench in England was empowered to punish offences committed against the Act or crime, misdemeanor or offence against any of His Majesty's subjects or of inhabitants of India. तो अगर इस तरह का कोई भी इंसिडेंट देखा जाता है जहाँ पर गिफ्ट का लेना देना हुआ है या फिर प्रोहिबिटेड लोग प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये इसको पनिश करने की अथॉरिटी किंग इन काउंसिल को हुआ करती थी। To give effect to the express provisions of the Regulating Act, the King of England, George III, issued a royal charter on March 26, 1774, establishing the Supreme Court of Judicature at Fort William in Bengal.
तो ये वाला जो एक्ट है 1773 का, इसके प्रोविजंस को पूरा करते हुए 1774 में एक रॉयल चार्टर इशू होता है। 26 मार्च को जॉर्ज थर्ड इसको करते हैं। उसके बाद कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर का एस्टैब्लिशमेंट किया जाता है। द चार्टर अपॉइंटेड Sir Elijah Mfe as the Chief Justice and Robert Chambers, Stephen Caesar, John Hyde as the 3 other judges of Supreme Court. All these gentlemen fulfilled the basic qualification of being barristers of England of at least 5 years standing. तो ये सभी लोग टोटल 4 लोग थे जिनमें इनफे जो है चीफ जस्टिस बनते हैं सुप्रीम कोर्ट के पहले, और इन सभी चारों लोगों के ऊपर जो बेसिक क्वालिफिकेशन लगाई गई थी कि वो उनके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए और उसके अलावा 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो सभी लोग को ऐसे, और इनका जो अपॉइंटमेंट है वो क्राउन द्वारा होता है, तो कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी का इंटरफेरेंस इनके अपॉइंटमेंट में नहीं किया जाता। The charter authorized and empowered the Supreme Court to appoint guardians and keepers of infants and their estates, and also guardians and keepers of insane persons according to rules prevalent in the England. सुप्रीम कोर्ट को ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि अगर उनकी प्रेसिडेंसी में कैलकाटा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा रीजन में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, जैसे अगर बहुत छोटा बच्चा है, उसका कोई देख रेख करने वाला नहीं है, तो उसकी प्रॉपर्टी और उस छोटे बच्चे को गार्जियंस को सौंपा जाए। अगर कोई व्यक्ति इनसेन है, मेंटली अनस्टेबल है, तो इस तरह के लोगों के लिए भी प्रॉपर उनकी प्रोटेक्शन के लिए अरेंजमेंट कराना सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटीज में मेंशन किया गया था जब सुप्रीम कोर्ट 1774 में कलकत्ता में बनता है। The regulating act had left it to the charter to lay down the conditions under which appeals from the decision of Supreme Court were to lie to the King in Council. In civil cases, appeals could be made with the permission of the Supreme Court. तो रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत डिटेल में किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से केस किंग इन काउंसिल जाएगा नहीं मेंशन किया गया था। ब्रीफली ये प्रोविजन का मेंशन था, लेकिन जब चार्टर भेजा गया तो उसमें डिटेल में मेंशन किया गया कि अगर सिविल केस है तो सुप्रीम कोर्ट की परमिशन लगेगी, सुप्रीम कोर्ट की परमिशन, और उसके लिए भी एक टाइम पीरियड रखा गया था, फिक्स टाइम पीरियड के विद इन इस 6 मंथ का टाइम दिया गया था आफ्टर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट देने के कुछ लिमिटेड टाइम तक ही जो है वो परमिशन सीक करनी है, और उसके बाद केस जो है किंग इन काउंसिल को भेजा जाना है। अगर वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाता था तो उसके बाद कोई भी व्यक्ति फर्दर केस को आगे नहीं भेज सकता था। In criminal cases, the Supreme Court was to have full power and absolute discretion to allow or deny the permission to make an appeal to the King in Council from its decision. और क्रिमिनल केसेस में सुप्रीम कोर्ट को फुल पावर दी गई कि अगर वो ये कहे कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को कि भाई आपने जो क्राइम किया है उसकी सजा मैं दे रहा हूँ, और उसके बाद मैं आपको अलाउ ही नहीं करूंगा कि आप फर्दर किंग इन काउंसिल को कंप्लेन कर सकें या वहां पर केस अपना भेज सकें, तो ये टोटली एक्सेप्टेबल होगा। तो सिविल केसेस में केस जाएगा सुप्रीम कोर्ट टू किंग इन काउंसिल, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अच्छे खासी इजीली कोई खास परेशानी ना होते हुए भेज दिया करता था। लेकिन क्रिमिनल केस में सुप्रीम कोर्ट को ये टोटल डिस्क्रिशन दिया गया कि अगर वो डिनाई करना चाहें तो वो टोटल बिना किसी उसके रिटर्न में बताएं कि हम क्यों डिनाई कर रहे हैं, क्या वजह है, वो उसका कोई जरूरत नहीं थी, वो डायरेक्टली डिनाई कर सकते थे। Besides, the King in Council reserved the right as special case to refuse or admit an appeal from any judgment, decree or order of the Supreme Court upon such terms and conditions as they thought fit. इसके अलावा किंग इन काउंसिल को भी ये अधिकार दिया गया कि अगर उनके पास कोई केस इंडिया से आ रहा है आफ्टर द परमिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो वो डिनाई भी कर सकते हैं कि हम इस केस को सुनने की पोजीशन में नहीं है और इसको फर्दर परस्यू नहीं किया जाएगा। तो ये टोटल आज़ादी किंग इन काउंसिल को दी गई थी। The charter granted to the Supreme Court a power to reprieve or suspend the execution of any capital sentence. It was thought that might arise cases wherein it might be proper to remit the general severity of the law in the sphere of criminal justice administered by the Supreme Court. तो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर थी कि वो अगर किसी का कैपिटल सेंटेंस है, निचली अदालत में कैपिटल सेंटेंस दिया गया है, तो वो उस सजा को घटा सकता था या टोटली उसको माफ कर सकता था। लेकिन ऐसी सिचुएशन में उन्हें प्रॉपर उसके लिए पीछे
रीजन देना होता था कि भाई इस कारण से कि हमें लगता है कि भाई सजा जरूरत से ज्यादा सख्त है, उस सिचुएशन में हम ऐसा कर रहे हैं, तो प्रॉपर रिटर्न में क्यों वो उस सजा को घटा रहे हैं क्रिमिनल केस में, ये उनको प्रॉपर लिख के देना होता था, किंग इन काउंसिल को इन्फॉर्म करना होता था कि भाई इसको जो है वो कैपिटल सेंटेंस दिया गया, लेकिन हम नहीं चाहते कि इस जजमेंट को एग्जीक्यूट किया जाए। इन सच केसेस इफ द सुप्रीम कोर्ट thought that there was a proper occasion of mercy, then it could suspend the execution of death sentence, transmit to the king in council all the relevant record along with the reasons for recommending the criminal to mercy and await the pleasure of the king। तो इस तरह की सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट लिख के देगा कि क्यों हम इसका डेथ सेंटेंस रोक रहे हैं, और फिर जब किंग इन काउंसिल से उसे परमिशन मिल जाएगी तब होल्ड लगाया जाएगा, अदरवाइज उसका एग्जीक्यूशन करा दिया जाएगा। The Supreme Court was empowered to admit such and so many advocates and attorneys as it thought proper. Only such persons were to appear and plead before the court on reasonable cause. The court was authorized to remove any of them from the rolls. तो कौन कौन होगा जो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ सकता है, उसकी भी वो रोल लिस्ट बनाई गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट को ये अथॉरिटी थी कि अगर वो चाहे तो उनमें से नाम घटा या बढ़ा सकता है एज पर देयर need and as per the requirement. Now let us look at the chief merits of the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा कोर्ट बनता है जहां पर जो इंटेंशन है वो मेजरली ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी सर्वेंट्स थे उनके ऊपर टाइट कंट्रोल करने के लिए, उनकी करप्ट एक्टिविटीज को रोकथाम करने के लिए कोर्ट बनाया गया था। इससे पहले जितने कोर्ट बनते हैं उनमें ये देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो जज की चेयर पर बैठा है उसको खुद को ही लॉ की ज्ञान नहीं है, जिसकी वजह से फैसलों में बहुत ज़्यादा देखा जाता था कि एक ही क्राइम के लिए एक जज ने कोई और पनिशमेंट दे दी, दूसरा कुछ और कह रहा है। तो अब ये कोशिश करी गई सुप्रीम कोर्ट में कि प्रोफेशनल लॉयर्स को ही जज की चेयर दी जाए ताकि जो जजमेंट है वो अच्छा आए, और ऐसा व्यक्ति जो कि ऑलरेडी प्रैक्टिस में रह चुका है 5 साल, वो इन कंपैरिजन टू अ लेमैन जज वो कहीं बेटर परफॉर्म करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का ये एक चीफ मेरिट था कि उसमें जितने भी लोग जज बनाए गए वो सब प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स हुआ करते थे। They were to be appointed by His Majesty and they were to hold office during His Majesty's pleasure। तो इस कोर्ट में जो जज बनते थे वो क्राउन की मर्जी से अपॉइंट हुए और क्राउन ही उन्हें हटा सकता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी ऑफिसर कोई अनड्यू इंटरफेरेंस या अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है जजेस के ऊपर नहीं डाल सकता था, जिसकी वजह से जजमेंट जो है वो फेयर हो सकता था। It was in a much better position to take a dispassionate view of the cases in which either the company or its servants happened to be involved। तो इससे सुप्रीम कोर्ट से पहले जो मेयर कोर्ट थे, क्योंकि वो कंप्लेन अपने ही लोगों के खिलाफ सुनते थे, तो अक्सर जो है पनिशमेंट लीनियंट दे दिया जाता था, जिसकी वजह से बंगाल रीजन में करप्शन का इंक्रीज होता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के बनने के बाद ये देखा गया कि पहले के मुकाबले ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स जो हैं अब के जुडिशियल सिस्टम से ज़्यादा डरते हैं, इसी वजह से करप्शन कंट्रोल हो जाता है। Further, the judges of Supreme Court were invested with the status, privilege and powers of the judges of King's Bench in England। तो इंडिया में सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज थे उनकी पावर अथॉरिटी, उनकी डिग्निटी उसी तरीके से मेंटेन की जाती थी जिस तरीके से इंग्लैंड में किसी भी जज की जाती थी। दे वर एम्पावर्ड टू इशू प्रेरोगेटिव रिट्स। तो ये सुप्रीम कोर्ट में रिट इशू करने का भी सबसे पहली बार प्रोविजन हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। डिफेक्ट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो बनाया गया उसके पीछे इंटेंशंस बहुत अच्छी, जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था तो उसमें बहुत कुछ अच्छा लिखा गया था कि सुप्रीम कोर्ट बनने के बाद ये होगा वो होगा, इसमें प्रोफेशनल लॉयर्स होंगे और बिल्कुल फ्री एंड फेयर जजमेंट जो है वो रखा जाएगा। लेकिन जब फंक्शनिंग होने लगती है सुप्रीम कोर्ट की तो बहुत सारे डिफेक्ट्स हम देखते हैं जब वर्किंग होती है। सबसे मेजर एक प्रॉब्लम जो देखने को मिलती है वो ये होती है कि एक तरफ बंगाल की गवर्नमेंट है, मतलब जो गवर्नर और काउंसिल मेंबर्स हैं, और दूसरी साइड सुप्रीम कोर्ट है। ये दोनों अथॉरिटी आपस में ही बहुत टाइम बार क्लैश कर जाती हैं एक ही इलाके में, जिसकी वजह से
ओवरऑल इमेज ब्रिटिश रूल की इंडिया में खराब होती है। दोनों बॉडीज जो है कॉपरेशन में काम करने की जगह एक दूसरे के खिलाफ खड़ी दिखती हैं। बैड ड्राफ्टमैनशिप ऑफ द एक्ट एंड चार्टर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर सब्सिक्वेंट अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट्स। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितने भी अभी तक कोर्ट बनाए थे उनको वो अपने अकॉर्डिंग फंक्शन कर लिया करते थे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट बनता है उसका अपना एक सेपरेट चार्टर होता है, जिसकी ड्राफ्टिंग में बहुत मेजर प्रॉब्लम्स देखने को मिली कि बहुत सारी जगह हिज मैजेस्टीज सर्वेंट्स, किंग सर्वेंट्स या इस तरह के शब्द यूज करे गए जिनका कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं थी। यस, कौन ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स की कैटेगरी में कौन लोग होंगे उसका भी कहीं डेफिनेशन जो है प्रॉपर डेफिनेशन नहीं थी। तो बैड ड्राफ्टमैनशिप की वजह से अक्सर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही कंफ्यूज हो जाते थे कि जो जिस चार्टर के थ्रू उनको अपॉइंट किया गया है उस चार्टर की एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी क्या है। Further, the regulating act failed to make clear beyond doubt whether or not the company in its Diwani capability was subject to the jurisdiction of Supreme Court. तो बहुत क्लैरिटी नहीं थी ड्राफ्टमैनशिप में, जिसकी वजह से जूरिसडिक्शन को लेकर भी बहुत सारे डाउट्स बाद में उठते हैं। बहुत बार कुछ सुप्रीम कोर्ट में ये देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट कई कई बार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के रेवेन्यू कलेक्शन को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता है, उनकी रेवेन्यू कलेक्टिंग मेथड्स को लेकर बहुत स्ट्रिक्टली देखता है, और कुछ केसेस में देखा गया कि वो बहुत लीनियंट हो जाते हैं। तो इसका एक कारण ये भी रहा है क्योंकि दीवानी कैपेसिटी में जब रेवेन्यू कलेक्शन के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सर्वेंट्स जाया करते थे तो उनके ऊपर बहुत सारे क्लॉजेस थे कि डायरेक्ट सर्विस में कौन है, इनडायरेक्ट सर्विस में कौन है, कौन डायरेक्ट जुरिसडिक्शन में आ रहा है, कौन इनडायरेक्ट जुरिसडिक्शन में आ रहा है, जिसकी वजह से जजमेंट देना जजेस के लिए डिफिकल्ट हो रहा था। The jurisdiction of Supreme Court extended over all those persons who were employed by the company or were in the service directly or indirectly. What actually was the meaning of the term employment or service was not very clear. तो लिखा था कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जितने लोग एम्प्लॉयड हैं वो सारे सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन में आएंगे। तो एम्प्लॉयड का मतलब क्या है कि जो इनको रेगुलर सैलरी मिलती है वो लोग हैं, क्योंकि इंडिया में उस टाइम पीरियड में बहुत सारे लोगों को वर्बली भी बहुत सारी चीजें ड्यूटीज दे दी जाती थी कि भाई अपने गांव से आपको रेवेन्यू कलेक्ट करके हमें देना है। तो उस सिचुएशन में क्या क्या वो लोग एम्प्लॉयमेंट में आते हैं या नहीं आते, या क्या उनके एग्जैक्ट सर्विस कंडीशंस हैं, इस तरह की चीजें जो हैं वो लैकिंग थी चार्टर में। The regulating act thus created India two independent and rival judicial systems, one deriving its authority from British Crown and Parliament and the another from company as Diwan of the Mughal Emperor, and interrelations between the two were not clearly defined. तो regulating act दो competing authorities को एक ही जगह खड़े देखता है, जिसकी वजह से खुद बहुत सारे इंडियन लोगों के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों के बीच में क्लैश बढ़ते हैं। द सुप्रीम कोर्ट वाज कंप्लीटली आउट ऑफ हार्मनी विद द मोड एंड ट्रेडिशंस मैनर्स ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। तो क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में जो लॉ लगनी थी वो इंग्लिश लॉ लगनी थी, अलॉन्ग विद सुटेबल मॉडिफिकेशंस का भी पार्ट उसमें था, लेकिन इंडियन पॉपुलेशन इस तरह के कोर्ट को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी जहाँ पर उनके खुद के ट्रेडिशंस, उनके कल्चर की कोई वैल्यू ना हो। उनको इस तरह का कोर्ट नहीं चाहिए था जो कि इंग्लिश लॉ पर आधारित उनको जो है फैसले सुनाए, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि इंग्लैंड में कौन कौन से कानून चल रहे हैं और क्या इंडिया में ठीक है, क्या और वही चीज़ क्या इंग्लैंड में ठीक है या नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर इंडियन पॉपुलेशन भी बहुत कंफ्यूज रहती थी कि हम जो है वो हमको जो रूल किया जाना चाहिए, हमको जो जस्टिस मिलना चाहिए वो हमारे देश के कानून जो अब तक चलता है उसके बेस पर मिलना चाहिए, ना कि इंग्लैंड के कानून या लॉज के बेस पर आधारित। So that was all for this live lecture. We will continue with the same topic. It's in its further extension in the next lecture.